In a large room, a person receive sound waves from a source, direct sound waves from a source 120 मीटर away from him. एक तो वो डायरेक्ट सोर्स से रिसीव कर रहा है 120 मीटर जो उससे दूर है. ही ऑल्सो रिसीव्स वेव फ्रॉम द सेम सोर्स विच रीच हिम. कहाँ से कैसे पहुँच रही है उस तक? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 25 मीटर हाई सीलिंग एट द पॉइंट हाफ वे बिटवीन दैम. जरा समझिए सिचुएशन ये है. एक सिचुएशन तो ये है कि मान लिया ये पर्सन है, ये यहाँ पे सोर्स है और यहाँ ये पर्सन है. तो डायरेक्ट 120 मीटर दूर से डायरेक्ट साउंड वेव्स जो हैं वो पर्सन तक पहुँच रही हैं. ठीक. और एक कुछ साउंड वेव्स जो हैं वो यहाँ छत से टकरा के पहुँच रही हैं. ये मान लिया रूफ है, तो दूसरी जो साउंड वेव्स हैं वो ये हैं कि यहाँ से साउंड वेव जा रही है रूफ तक, मिडवे बिल्कुल बीचों बीच में, और रूफ से टकरा के पर्सन तक जा रही है. और ये जो हाइट दी है ये 25 मीटर दी है. ठीक. तो ये पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे उसके उसके पास जब ये पहुँचेंगी तो अगर इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम इनका पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो पार्ट डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि ये आपका टोटल 120 मीटर है, तो आधा हो गया आपका 60 मीटर, और ये आपका 25 मीटर है, तो आपको पाइथागोरस लगा के ये फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर जो होगा वो इस लेंथ का स्क्वायर होगा, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो 65 मीटर आ जाएगी. ठीक है. आप सॉल्व कर लेना उसको. अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करोगे आप तो वो 65 जो है वो आपको आंसर मिलेगा. तो ये हो गया आपका 65 मीटर, ये भी हो गया आपका 65 मीटर. तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? तो जो ऊपर वाली वेव जा रही है वो 130 मीटर चल के जा रही है, नीचे वाली वेव जा रही है 120 मीटर, तो 10 मीटर का पाथ डिफरेंस आ गया. और यही पाथ डिफरेंस अगर आप चाहते हो मैक्सिमा क्रिएट करें तो या तो ये लैम्डा के बराबर हो, या आपका 2 लैम्डा के बराबर हो, या 3 लैम्डा के बराबर हो, मतलब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. तो लैम्डा कौन कौन से क्या क्या आ सकते हैं? या तो लैम्डा आपका 10 मीटर आएगा, या 10/2 मीटर आ सकता है, या आपका 10/3 मीटर आ सकता है, या 10/4 मीटर आ सकता है. ये सारी वेवलेंथ के लिए वो जो पॉइंट होगा, वो जो पर्सन की लोकेशन होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो 10 भी सही है, 10/2 भी सही है, 10/3 भी सही है. तो देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा. ये तो मिलेगा नहीं. 10 सही है, 5 सही है, ठीक है, लेकिन इसमें 10/3 मिसिंग है. ठीक है. 10 आंसर है, ठीक है. 10/2 5 आंसर है, ठीक है. 10/3 आंसर भी तो है, 10/3 भी तो वेवलेंथ है, 10/4 उसके बाद है. तो 10/4 तो लिखा है, बट यहाँ से 10/3 मिसिंग है. तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर सकते हो. इसमें एक 3.33 या 10/3 ऐड करके आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी पार्ट. ऐसा नहीं है कि बी पार्ट में जो वेवलेंथ दी है उसमें कोई गलत वेवलेंथ दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सही वेवलेंथ वहाँ से मिसिंग है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि बी आंसर गलत है, बी आंसर सही है, क्योंकि जितनी भी दी हैं उतनी तो सही दी हैं, गलत तो इसमें कुछ नहीं दी है, बट एक सही वाली जो वेवलेंथ वहाँ होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं है. ठीक. तो ये 3.33 भी वहाँ पे आना चाहिए. तो इसमें जो सबसे बढ़िया आंसर है वो क्या है आपका? बी पार्ट. अगला क्वेश्चन करते हैं, समझिए जरा क्या है इसमें. क्या दो स्पीकर्स हैं, सेम सोर्स से कनेक्टेड हैं, ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी आर प्लेस 2 मीटर अपार्ट इन ए बॉक्स. ठीक है. तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ. एक बॉक्स होगा, उसमें दो स्पीकर लगाएंगे, उनके बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस अभी ड्रॉ करेंगे. इस सेंसिटिव माइक्रोफोन प्लेस एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शोज मैक्सिमम रिस्पॉन्स. ठीक है. तो जरा समझिए क्या है. एक सोर्स, एक स्पीकर मान लिया ये था, और एक स्पीकर मान लिया ये था. आराम से समझिए. और उनके मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे 4 मीटर दूर हमने एक माइक्रोफोन रखा हुआ है, एक रिसीवर है, एक माइक्रोफोन है. ठीक है. जो रिसीव करेगा. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी आपकी 2 मीटर, यानी 1 मीटर ये होगी और 1 मीटर ये होगी. तो ये जो सिचुएशन बनी है इसमें ऑब्वियसली रिसीवर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मेजर करेगा. एक वेव पहले वाले सोर्स से आएगी, S1 से आएगी, एक वेव S2 से आएगी, और इनके बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, मैक्सिमम क्रिएट होगा. ठीक. और अगर आप नाम देना चाहो तो उसका नाम होगा सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है. उसका नाम क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा. ये जो
क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, ये YDAC से इंस्पायर्ड है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। तो एक सोर्स, एक वेव आएगी S1 से, एक वेव आएगी S2 से, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, तो एक मैक्सिमा सुनाई देगा, वो मैक्सिमा होगा सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बॉक्स को रोटेट करना शुरू किया अंटिल द स्पीकर्स आर इन लाइन विद द माइक्रोफोन। इस सिस्टम को उन्होंने इस तरह से रोटेट करना शुरू किया और तब तक रोटेट किया जब तक ये दोनों स्पीकर्स उसी लाइन के अलॉन्ग ना आ गए जिस लाइन पे माइक्रोफोन रखा हुआ है। तो ये S1 है, ये आपका S2 है, ठीक। 90 डिग्री उन्होंने घुमाया। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द स्पीकर एंड द माइक्रोफोन रिमेन्स अनचेंज। सेंट्रल पॉइंट जो है वो फिक्स है उसी पॉइंट पे, उसके अबाउट ही हमने इसको घुमाया है। एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोफोन इन डूइंग दिस। टोटल कितने मैक्सिमम रिस्पॉन्स सुनाई दिए आपको? 5, टोटल 5। तो पहला वाला एक तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, वो सुनाई दिया होगा शुरुआत वाली स्टेट में। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होता है 0, तो एक मैक्सिमा तो ये हो गया। फिर अगला मैक्सिमम सुनाई दिया होगा जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, फिर अगला सुनाई दिया होगा जब 2 लैम्डा होगा, फिर अगला सुनाई दिया होगा जब पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, और जो पांचवा मैक्सिमा तब सुनाई दिया होगा जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 4 लैम्डा। पहला सेंट्रल मैक्सिमा है, ध्यान रखना। फिर ठीक, तो ये दूसरा, ये पहला मैक्सिमा 0 वाला है, दूसरा मैक्सिमा लैम्डा वाला है, तो पांचवा मैक्सिमा 4 लैम्डा वाला होगा। अब जरा पार्ट डिफरेंस अगर आप सोचोगे तो एक वेव तो आपकी आ रही है S2 से और एक वेव आ रही है S1 से, और आप देख के बता सकते हो इनके बीच में 2 मीटर का पार्ट डिफरेंस होगा ये। तो ये जो 4 लैम्डा है, ये जो 4 लैम्डा है, ये 2 मीटर के बराबर होगा। तो लैम्डा आपका जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/2 मीटर, यानी 0.5 मीटर। सो इसमें एक नया आंसर आपको बना के लिखना पड़ेगा 0.5 मीटर, ठीक। अब इसमें क्या हो सकता है वो समझिए। अगर इस लाइन को हम एक अलग तरह से इंटरप्रेट करें, हम ये इस तरह से इंटरप्रेट करें, एग्जैक्टली 5 मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोफोन इन डूइंग दिस, यानी उस सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा अगर आपको 5 मैक्सिमा सुनाई देगा, अगर आपने इस लाइन को इस तरह से इंटरप्रेट किया तो आपका आंसर मैच कर जाएगा और अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख दें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखना चाहिए, एक्सक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा या फर्स्ट मैक्सिमा, या एग्जैक्टली 5 मोर मैक्सिमा, मोर लिखिए, मोर 5 मोर, ये लिख दीजिए, ये भी ठीक है। एग्जैक्टली 5 मोर मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम वाले को आपको हटा देना पड़ेगा, उसके बाद 5 मैक्सिमा और सुनाई देंगे। तो पहला वाला सुनाई देगा लैम्डा पे, दूसरा वाला 2 लैम्डा पे, तीसरा वाला 3 लैम्डा पे, चौथा वाला 4 लैम्डा पे, और पांचवा वाला 5 लैम्डा पे। तो अब जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 5 लैम्डा के बराबर होगा, यानी जो 2 मीटर डिस्टेंस है वो 5 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा आपका आ गया 2/5 यानी 0.4 मीटर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं, तो आपका आंसर मिलेगा बी पार्ट। Two loudspeaker L1 and L2 driven by the common oscillator and amplifier are arranged as shown। एक एम्पलीफायर ये है L1 और एक एम्पलीफायर ये है, दो लाउड स्पीकर हैं बेसिकली। एक ही ऑसिलेटर से वो अपनी जो फ्रिक्वेंसी या जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ले रहे हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 and the detector at D records a series of maxima and minima. If the speed of sound is 330 meter per second, then the frequency at which first maxima is observed। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा फ्रिक्वेंसी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसका वेवलेंथ हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। शुरुआत में फ्रिक्वेंसी रही होगी 0 कह रहे हैं वो, तो शुरुआत में वेवलेंथ रही होगी इन्फानाइट, और वहां से हम धीरे धीरे वेवलेंथ कम कर रहे हैं। तो पहली बार मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है जिसके लिए डी पे क्या बन जाए, मैक्सिमा बन जाए, ठीक। तो जरा देखिए, ये है आपका 9 मीटर, ये है आपका 40 मीटर, तो हम ये निकालेंगे ये कितना होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका आ जाएगा 1681। क्या ये 41 के बराबर होगा? क्या ये 41 के बराबर होगा? तो ये हो सकता है ये 41 आ जाए आपका। तो अगर ये 41 आएगा, मुझे ऐसा लगता है ये आप इसका अंडर रूट 41 इंटू 41 करेंगे तो हाँ आ जाएगा ये 16, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 41 इंटू 41 ये आ जाएगा। तो इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस है वो 1 मीटर का आ गया। अब आप चाहते हो वहाँ मैक्सिमा बने, ठीक है, क्या चाहते हो आप मैक्सिमा बने, तो ये जो पार्ट डिफरेंस आया है या तो ये लैम्डा के बराबर हो
या ये 2 लैम्डा के बराबर हो या ये 3 लैम्डा के बराबर हो तो मैक्सिमम बन जाएगा। तो वेवलेंथ क्या क्या आ सकती है, तो वेवलेंथ एक तो 1 मीटर आएगी, या फिर आपकी 1/2 मीटर आएगी, या आपकी 1/3 मीटर आएगी, इस तरह से आएगी। लेकिन आप चाहते हो बड़ी से बड़ी वेवलेंथ बताओ जिसके लिए वहाँ मैक्सिमम बने, तो वो 1 मीटर आ रही है। तो वेवलेंथ अगर 1 मीटर है और वेव की स्पीड आपकी 330 मीटर पर सेकेंड है, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 330 हर्ट्ज आ जाएगी। तो पहली बात, जीरो फ्रिक्वेंसी से जब फ्रिक्वेंसी 330 हर्ट्ज हो जाएगी तब डी पॉइंट पे पहला मैक्सिमा क्रिएट होगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। टू पल्स ट्रेवल इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस इन ए स्ट्रिंग विद स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन ए फिगर। दोनों पल्स 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही हैं और इनिशियल लेवल में इनिशियली दोनों पल्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। 2 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं क्या होगा। तो 2.5 की स्पीड से चलने वाली, तो ये वाली पल्स इधर से जो पल्स आ रही है वो भी आपकी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, इधर वाली पल्स भी 5 सेंटीमीटर आ जाएंगी, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगी और ये इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगी। जब इस तरह से ओवरलैप करेंगी तो स्ट्रिंग तो एक ही है, दो स्ट्रिंग तो ऐसे है नहीं कि एक ऊपर एक नीचे बन जाएगी। तो स्ट्रिंग के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा और वो 0 होगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। 2 सेकंड के बाद स्ट्रिंग की स्टेट ऐसी होगी। Two pulses are traveling along a string in the opposite direction towards each other as shown in a figure. If the wave velocity 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है और पल्सेस जो हैं वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और 1.5 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं, तो ये भी वही सिचुएशन है। 2 सेंटीमीटर की स्पीड है, 1.5 सेकंड में ये 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी एक पल्स, और दूसरी वाली पल्स भी 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी, तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर इधर ट्रैवल कर लेगी, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर इधर ट्रैवल कर लेगी। तो इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये इस तरह से दिखेंगी। सी पार्ट जैसा इसका आंसर बनेगा। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, तो पूरी की पूरी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में होगी। ठीक है, स्लोप तो आएगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं, तो जो भी पूरी एनर्जी होगी वो किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी। जो स्ट्रिंग होगी वो एकदम स्ट्रेट हो गई होगी, सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन पे होंगे और उनकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं क्योंकि कोई स्लोप वगैरह बन नहीं रही है, स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग जैसी कोई चीज़ हो नहीं रही है, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग। तो सारी एनर्जी किस फॉर्मेट में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में होगी। सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन को क्रॉस कर रहे होंगे। There are 10 sound sources each producing intensity I एट ए पॉइंट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो इनकोहेरेंट होते हैं, कह भी रहे हैं दे आर इनकोहेरेंट। और इनकोहेरेंट में जो नेट इंटेंसिटी आती है वो सिंपली उनका एल्जेब्रिक सम आती है। तो अगर सारे के सारे सोर्स आई इंटेंसिटी के हैं तो जो नेट इंटेंसिटी आएगी तो वो 10 आई के बराबर हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। Two coherent sources of different intensities send waves which interfere. The ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is 25. ये जो I max कोरेंट सोर्सेज हैं, ठीक, इसमें इंटरफेरेंस होगा। I max और I min का रेशियो दिया है 25:1। ठीक है, तो इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो I max जो होता है वो आपका होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिन जो होता है वो होगा A1 - A2 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो होगा A1 + A2। और मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो होगा A1 - A2। तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ से आएगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2 इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा A1 + A2 इज इक्वल टू 5A1 - 5A2। थोड़ा सेटल करेंगे तो ये 4A1 इज इक्वल टू 6A2 आ रहा है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 का रेशियो जो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। तो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का जो रेशियो होगा I1 अपॉन I2, इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशियो जो होगा वो A1² अपॉन A2² के प्रोपोर्शनल होगा। सो इट इज 9:4। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
अगला क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज ए कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स है, ठीक, और इसमें मान लिया स्टैंडिंग वेव इस तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी है, और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है, ठीक, मान लिया है λ/2। पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। मान लिया इसमें n जो है वो लूप्स क्रिएट हो गए हैं, n लूप्स में मान रहा हूँ, आराम से देखते जाइए आप, और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ1 है, λ1/2 है, तो λ1/2 इंटू n जो होगा वो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। n लूप्स हैं और एक लूप का जो एक लूप की जो डायमेंशन है, एक लूप की जो लेंथ है वो λ/2 के बराबर होती है। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी। अब आपने अगले मोड में जैसे ही आप वाइब्रेट कराओगे तो एक लूप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा, और एक लूप एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ घट के हो गई है λ2, तो अब लूप का जो साइज होगा वो होगा λ2/2, तो नया साइज होगा λ2/2, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स एक बढ़ गए हैं, n+1, और अब भी इनका प्रोडक्ट स्ट्रिंग की टोटल लेंथ के ही बराबर होगा। तो हमें इसको सॉल्व करके ये फाइंड करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं तो λ1/2 दैट मीन्स 18/2 इंटू n इज इक्वल टू 16/2 इंटू n+1। कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो 9n जो आपका आ रहा है वो 8n+1 के 8n+8 के बराबर आ रहा है, तो n इज इक्वल टू आ गया 8, यानी पहले केस में 8 लूप होंगे और बाद वाले केस में आपके 9 लूप्स हो जाएंगे। तो हमें तो लेंथ चाहिए, तो चाहे आप यहाँ से आंसर निकाल लो, आप यहाँ से आंसर निकाल लो, कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से आंसर निकालूँ तो λ1/2 दैट मीन्स 9, 18/2 दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर इंटू नंबर ऑफ लूप्स आर 8, सो इट इज 72 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ कर दी हमने। गड़बड़ हमने ये कर दी कि ये जो λ1/2 है यही पूरा पूरा अपने आप को 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। तो इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, इस कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। चलो वैल्यू डालते हैं। तो λ1/2 पहले केस में दिया आपको 18, तो 18 इंटू n इज इक्वल टू, और दूसरे केस में λ2/2 जो पूरा दिया है वो आपको 16 दिया है, 16 टाइम्स n+1, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। n की वैल्यू निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैथमेटिकली कंसेप्चुअली गलत कर दिया हमने, इज इक्वल टू 8n+8, तो n की वैल्यू तो आपकी 8 ही आ जाएगी, ठीक। अब n की वैल्यू 8 है, अब लैम्डा फाइंड करना है आपको, लेंथ फाइंड करनी है, तो हम किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो l आपका आएगा λ1/2 इंटू n, और λ1/2 की पूरी वैल्यू आपको 18 दी हुई है, 18 इंटू 8, सो इट इज 144 सेंटीमीटर ए पार्ट। इसमें क्या है, एक वेव पल्स ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग में रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड वॉल। रिजिड वॉल मतलब डेंसर मीडियम से टकरा के वापस आएगी, तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, यानी जाती हुई पल्स तो ये है, लेकिन जब ये पल्स वापस लौट के आएगी तो ये नीचे से लौट के आएगी इस तरह से, ठीक। द रिफ्लेक्टेड पल्स विल बी इन द सेम ओरिएंटेशन ऑफ द इंसिडेंट पल्स ड्यू टू ए फेज चेंज ऑफ पाई। अब आप फेज चेंज ऑफ पाई कह रहे हो, इतना तो ठीक है, लेकिन सेम ओरिएंटेशन नहीं है ना, ओरिएंटेशन पलट गया, तो ये गलत हो गया, ठीक। दूसरा क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द वॉल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स स्ट्रिंग पे एक्सर्ट होगा ड्यू टू वॉल। दीवार जो है स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, तभी तो ये पल्स नीचे की तरफ क्रिएट होगी। ये नीचे की तरफ क्रिएट तभी होगी जब स्ट्रिंग पे नीचे फोर्स लगा होगा। तो दीवार ने स्ट्रिंग पे कहाँ फोर्स लगाया होगा, नीचे। दीवार पे स्ट्रिंग ने कहाँ फोर्स लगाया होगा, ऊपर। तो दीवार पे जो फोर्स लगा होगा वो तो ऊपर लगा होगा, लेकिन दीवार ने स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगाया होगा वो कहाँ लगाया होगा, नीचे। तभी स्ट्रिंग का ओरिएंटेशन ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए, बोथ आर रॉन्ग, डी पार्ट।
इसमें क्या कह रहे हैं, एक दो सोर्स हैं, एक S1 और एक S2, कोहेरेंट सोर्स, फ्रीक्वेंसी दोनों की दी है 110 हर्ट्ज। इनिशियली दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बट पाथ अलग अलग होने की वजह से फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो एक वेव तो S1 से जाएगी 4 मीटर ट्रैवल करती हुई, एक वेव S2 से आएगी P तक 5 मीटर ट्रैवल करेगी। ठीक है, पाइथागोरस लगा के 5 मीटर आपको पता लग जाएगा। तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 1 मीटर का आ रहा है पाथ डिफरेंस। ठीक, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है 110 हर्ट्ज और वेव वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेवलेंथ आपकी आएगी वो 3 मीटर की वेवलेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा है आपका 3 मीटर इंटू डेल्टा एक्स एंड दैट इज 1 मीटर। सो इट इज 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि S1 की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है पॉइंट P पे, और S2 की वजह से इंटेंसिटी 4 आई नॉट है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। सारी वैल्यू डालेंगे। पहली की वजह से इंटेंसिटी आई नॉट है, दूसरे वाले की वजह से 4 आई नॉट है, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट आई नॉट 4 आई नॉट, तो ये 4 आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 2 पाई बाई 3 जो होता है वो माइनस हाफ होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा टर्म बनेगा 4 आई नॉट और ये है माइनस हाफ, तो ये पूरा टर्म जो मिलके बना वो बना माइनस 2 आई नॉट, और इधर था आपका 5 आई नॉट। सो योर आंसर इज 3 आई नॉट। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। सो योर आंसर इज सी पार्ट। बिल्कुल उसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, S1 से वेव जा रही है 4 मीटर ट्रैवल करती हुई, S2 से जाएगी 5 मीटर ट्रैवल करती हुई, वो तो एकदम क्लियर है। और इसमें दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। और वेवलेंथ आपको 4 मीटर दी हुई है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहे, बहुत ही आसान है। वेवलेंथ अगर 4 मीटर दी हुई है तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस आएगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज 4 मीटर इंटू पाथ डिफरेंस एंड दैट इज 1 मीटर, सो इट इज पाई बाई 2। और अगर पाई बाई 2 है तो जो नेट इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा 0। तो ये तो ख़त्म हो गया सब। तो सिंपली I1 प्लस I2 यानी 2 आई नॉट के बराबर क्या बनेगी, वो उस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी बन जाएगी 2 आई नॉट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटीज इन अ रेशियो 9:1। मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो होती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है आपकी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर जब रेशियो ही निकालना है तो एक को मैं 9 मान लेता हूँ, एक को 1 मान लेता हूँ, तो 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो योर आंसर इज 4:1। 4:1 बनेगा मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो। तो 4:1 की जगह 16:4 ही ठीक लग रहा है इनको, तो इन्होंने वही दिया हुआ है, एक ही बात है। The difference of loudness in decibel between maximum and minimum intensities of two coherent sources as they interfere in space is 20 log 3। Difference in minimum and maximum loudness, मान लिया maximum loudness I max है, ठीक, और minimum loudness I min है, तो इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, लेकिन किस में, इसका डेसिबल में पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो लाउडनेस आएगी बीटा मैक्स, अगर मैं उसको लिखूंगा बीटा मैक्स, तो ये आपका आ जाएगा 10 लॉग, आराम से देखते जाइए, आई मैक्स अपॉन आई नॉट, ये बीटा मैक्स आ जाएगा। ठीक है, बीटा मिन, मिनिमम लाउडनेस, तो आ जाएगा 10 लॉग आई मिन अपॉन आई नॉट, और इनका जो डिफरेंस है वो 20 लॉग 3 दिया है। तो 20 लॉग 3 जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है इनका डिफरेंस। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, तो ये बनेगा आपका 10 लॉग आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो ये 10 से ये कैंसिल आउट, 2 को यहाँ पहुँचाएंगे हम, 3 की पावर बन जाएगा ये,
3 का स्क्वायर 9, और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 9:1 आ गया। ठीक, तो ये तो पुराना वाला क्वेश्चन ही बन गया। उसमें भी क्या दिया है, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो 9:1 दिया है, और उन नहीं, उसमें दो इंटरफेयरिंग वेव का रेशियो 9:1 दिया है। ठीक है, इसमें हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 9:1 आया। ठीक, अलग है दोनों। ठीक, तो आपसे दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटीज़ का रेशियो पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। हमें I1/I2 निकालना है। सेटल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटा देंगे, अंडर ले लेंगे, तो ये 9:1 बन जाएगा 3:1। ठीक है, फिर हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या आंसर बनेगा, यहाँ लिखते हैं। तो ये आ रहा है 3√I1 माइनस 3√I2 इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2। I1 I2 एक साथ कर लेते हैं, तो 2√I1 जो आपका आ रहा है वो 4√I2 के बराबर आ रहा है। सो √I1/I2 आज जो आ रहा है वो 2:1 के बराबर आ रहा है। सो I1/I2 विल बी 4:1, तो उनका रेशियो 4 के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक, तो हमने लाउडनेस का फॉर्मूला निकाला, Imax/Imin निकाला, और उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, उससे I1 I2 निकालना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ द वेव अराइविंग एट पॉइंट P फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 4 मीटर। दोनों की वेवलेंथ सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। वाइल इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव इज I0, दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 है, और रिजल्टेंट 2I0 है। तो रिजल्टेंट 2I0 तब हो सकती है जब उनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 हो। देखिए, I नेट का फॉर्मूला होता है I1 दैट इज I0 प्लस I2 दैट इज अगेन I0 प्लस 2√I1I2 दैट इज I0 इंटू कॉस डेल्टा फाई। अभी जो नेट इंटेंसिटी ये आपकी 2I0 के बराबर है, तो ये तभी हो पाएगा जब डेल्टा फाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। डेल्टा फाई अगर 90 डिग्री है तो जो पाथ डिफरेंस होगा, अगर आप पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का रिलेशन लगाओगे तो ये λ/4 हो जाएगा। अब इनमें है कितना पाथ डिफरेंस, तो इसकी जो पाथ लेंथ होगी तो वो हो जाएगी √(x² प्लस x²/4, और ये x। तो इनमें जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो सकता है √5/4 टाइम्स x। तो इनमें अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूँ तो ये आपका आ रहा है √5/4 टाइम्स x माइनस x, एंड दैट इज इक्वल टू λ/4। लैम्डा 4 मीटर है, तो ये 1 मीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ S2P, सॉरी S2P मतलब ये पूरी डिस्टेंस की बात चल रही है। जब आपको ये x2 दे ही दिया, खैर ठीक है, जो भी है, हमें इसकी वैल्यू पूछ ही रहे हैं, यानी हमसे √5/4 टाइम्स x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये किसके बराबर आ रही है, 1 + x के बराबर आ रही है। ठीक है, सो योर आंसर इज सी पार्ट। इतना सब कुछ करना नहीं था आपको, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट बता सकते थे। देखिए, जब आपको ये पता लग गया पार्ट डिफरेंस λ/4 यानी 1 मीटर के बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस वाली लेंथ ने इस वाली वेव का जो पाथ होगा वो उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा होगा। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका x+1, खत्म, सी पार्ट। S1 और S2 आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड हैविंग नो इनिशियल फेज। दो सोर्सेज हैं और कोई इनिशियल फेज नहीं है इनके बीच में। 330 मीटर पर सेकेंड जो है वेव की वेलोसिटी है। नो मिनिमा विल बी फॉर्म्ड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू S2। S2 ये वाली जो लाइन है इस पर कोई मिनिमा क्रिएट नहीं हो रहा, कोई भी मिनिमा क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, आराम से देखते जाइए, एक भी मिनिमा जो कह रहे हैं वो क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो λ/2 होना चाहिए, या फिर आपका 3 λ/2 होना चाहिए, या फिर आपका 5 λ/2 होना चाहिए। तो एक एक करके सेटल करते हैं। जैसे मान लिया λ/2 है, ये पार्ट डिफरेंस है, और इस वाले डॉटेड लाइन पे जो पार्ट डिफरेंस अगर मैं कहूँगा, पार्ट डिफरेंस की रेंज जो मैं आपको कहूँगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा 3 मीटर। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस होगा, वो होगा पॉइंट S2 का पार्ट डिफरेंस।
एक वेव S2 पे ही है और एक वेव S1 से आई, तो कितना पार्ट डिफरेंस हो गया 3 मीटर, और मिनिमम पार्ट डिफरेंस होगा 0। ये रेंज है पार्ट डिफरेंस की, 0 से लेकर जो पार्ट डिफरेंस है वो 3 तक होने वाला है। तो अगर कोई भी यहाँ पे मिनिमा क्रिएट नहीं हो रहा, तो जो λ/2 है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। पहला ही पार्ट डिफरेंस, फर्स्ट मिनिमा की बात कर ले रहे हैं हम। जो λ/2 है वो 3 से क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा होना चाहिए। तो λ/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 3, सो लैम्डा इज ग्रेटर देन 6, और लैम्डा अगर 6 से बड़ा है, वेव की वेलोसिटी आपकी 330 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती भी भाई लैम्डा, लैम्डा 6 से बड़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी किससे कम आएगी, 330/6 से कम आएगी। तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम आनी चाहिए, तब वेवलेंथ 6 से ज़्यादा होगी, तब इस लाइन पे कोई भी मिनिमा क्रिएट नहीं होगा। और 55 हर्ट्ज से हर्ट्ज सिर्फ एक ही आंसर है, वो है 50 हर्ट्ज, सो योर आंसर इज ए पार्ट।